पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, ठीक है एवरीवन। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, वी हैव टू लाइक चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। फर्स्ट ध्यान देना, द क्वेश्चन इज statement related to economics. Statement related to economics. First, economics is a social science. Then, concepts of economics is derived from the Greek word oikomonia. हाँ ये correct है. The economics word is derived from a Greek word that is oikomonia, that is household. This is true. B is correct. B 100% correct है. उसके बाद C, economics is related to the study of human behavior. Yes, obviously, study of human behavior. We study the human consumers, how the consumers behave, how suppliers behave, right? How the government take the decisions, how the business unit takes the decisions. So we are talking about, right? We are talking about human behavior. Economics is related to management of the household. Yes, you can also say it is management of the household at a micro level. It is management of the household at micro level, and therefore try to understand. So option, right, उन्होंने आपको जो ऑप्शंस दिए है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन इज द, आपको क्या लगता है विच इज करेक्ट ऑप्शन, बोलो एनीवन, विच आर द करेक्ट ऑप्शन, आपको क्या लगता है? यस, व्हाट यू फील? लेट मी ओपन टेक्स्ट बुक, क्योंकि मुझे थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ेगा. एक सेकंड. सो मेरे हिसाब से इट इज डी. इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस. Economics is, the word economics is derived from the Greek word oikomonia. Economics is related to study of human behavior, and economics is related to the management of the household. So all these are the definitions of economics. All these are the definitions of economics. Then, statement incorrect with reference to the Adam Smith definition. Adam Smith, ध्यान देना, Adam Smith उसकी डेफिनेशन थी, देखो यहाँ पे कौटिल्य के बाद वेल्थ, एडम स्मिथ ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी. वेल्थ ओरिएंटेड, एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? ही हैज गिवन डेफिनेशन रिलेटेड टू द वेल्थ. ही हैड गिवन डेफिनेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेल्थ. वेल्थ ऑफ द नेशंस बोल के उसका बुक था, वेल्थ ऑफ द नेशंस, राइट? उसमें उसने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी. तो लेट्स सी उन्होंने क्या ऑप्शन दिया हमें. फर्स्ट ऑप्शन इज Adam Smith is a classical economist. There are two types of economists, neoclassical and classical. ठीक है, ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया था. If you remember, I can, let me show my notings. Let me share. एकदम इनिशियल इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राइट? देयर आर classical economist and neoclassical economist. Classical economist, right? They, वो प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे डिसाइड करते हैं? प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द कॉस्ट इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस देम. लाइक एग्जांपल, एक कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है. अगर ये कैलकुलेटर हमें
इसकी प्राइस डिसाइड करनी है, तो इसके लिए जो जो चीजें लगी ना, इसको ऐड करके हम प्राइस डिसाइड करेंगे। वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, इसकी प्राइस इज डिसाइडेड फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ द बायर्स। बायर कितना रेडी है उसको पे करने के लिए। इसकी बनाने की कॉस्ट 100 रुपीज है, बट अगर बायर 200 रुपए बोल रहा है तो हम इसकी प्राइस 200 रुपए हो। ठीक है, सो हमें यह समझना है, राइट, कि क्लासिकल वर्सेस न्यू क्लासिकल। क्लासिकल बहुत पुराने आ गए एंड देन केम द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, राइट, ही इज, राइट, क्या पूछा उन्होंने, राइट, उन्होंने बोला है ही इज, एडम स्मिथ is is a classical economist. Wealth of the Nation is authored by Adam Smith. I do agree, right? Economics is a science of wealth. Economic studies, right, common man. So what is given by, right, what is given by Adam Smith? तो उन्होंने क्या लिखा है, ऑप्शन 1D इनकरेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट। व्हाट इज इनकरेक्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट? सो बोलो क्या आंसर है एबीसीडी में से? यस, इनकरेक्ट बोला है। व्हाट इज इनकरेक्ट? यस, B and C are incorrect. No, correct. B and C are the correct. B and C are the correct. Wealth of the nations is authored by, right? Wealth of the nation is authored by, yes. नहीं, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, सबसे पुराना है वो। 1776 में he authored book, right? That book was, right, Wealth of the Nation. वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। सेकंड, द वेल्थ ऑफ द नेशन वही बुक का नाम है। इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ, राइट, इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। सो विच इज इनकरेक्ट? आंसर इज डी। इनकरेक्ट इज आंसर इज डी। नेक्स्ट, उसके बाद आगे, ठीक है। थर्ड, की पॉइंट्स इन रॉबिन्सन्स डेफिनेशन। रॉबिन्सन इज ए न्यू क्लासिकल। की पॉइंट्स इन रॉबिन्सन्स डेफिनेशन, यहां पे थी रॉबिन्सन्स की डेफिनेशन। यस, राइट, रॉबिन्सन, राइट, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन बाय द रॉबिन्स। क्या है, ध्यान देना, इन हिज बुक इंटाइटल्ड एन एसे ऑन नेचर एंड साइंटिफिक एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पब्लिश इन 1932 मेंशन द स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। जो लॉ ऑफ स्केर्सिटी है, the resources are limited, wants are unlimited, so with limited resources we have to satisfy unlimited wants। ठीक है, सो वो जो डेफिनेशन है ना, वो रॉबिन्सन्स ने दी है। रॉबिन्स ने दी है स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। सो उसने हमें वांट्स के बारे में लिखा है, रिलेशन बिटवीन वांट्स एंड रिसोर्सेस और मींस। तो अब यहां पे देखेंगे हम क्या लिखा है, ध्यान देना। Key points in Robbins' definition. First, wants are unlimited. I do agree. Means are limited. Resources are limited. I do agree. Wants are not gradable. I don't agree with it. You can grade the wants. Like some wants are priority. Some wants are less priority. Less urgent, urgent. हम उनको grading कर सकते हैं। Means have alternative uses. Resources have alternative uses. I do agree. So, which are the key points? A, B, C. A, B, C are the key points. ठीक है, इसमें था विच इज इनकरेक्ट लिखा है ना, विच इज इनकरेक्ट। अरे यार एक सेकंड ना, ये शायद से चार्ज नहीं हुआ है। ओके, अब भी होगा। ओके, सो की पॉइंट्स इन रॉबिन्स डेफिनेशन इज, A is key point, B is key point, even D is key point. Wants are not gradable, so answer is other than C. All are the key points in definition. So A, B, D. So answer is third. Answer is third. Answer is third. ठीक है, then आगे इसमें क्या था, wealth economic studies common behavior is incorrect। आगे
उसके बाद 3। अब फोर्थ में क्या लिखा है देखो, स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वेल्थ। मैंने बोला था वेल्थ, मैंने आपको बहुत सिंपल चीज बोली थी, वेल्थ इज एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय ए पर्सन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड कैपिटल। वेल्थ एंड कैपिटल में डिफरेंस था, दो दैट वेल्थ विच इज यूज इन द प्रोडक्शन इज ए कैपिटल। मैंने बोला था देयर आर 4 प्लॉट्स ऑफ लैंड, मैंने बोला था 4 प्लॉट्स है, एक प्लॉट पे कुछ नहीं होता है, वो खाली वैकेंट है, सो दैट प्लॉट इज वेल्थ, बट दैट प्लॉट डज नॉट क्वालिफाई एज ए कैपिटल इन द इकोनॉमिक्स। एक प्लॉट पे आप खुद रहते हो, एक प्लॉट पे फार्मिंग होती है, एक प्लॉट पे कुछ अपने इंडस्ट्री डाली है, and the fourth plot is vacant. So 3 plots which are being used will be treated as capital, and the plot which is vacant is not a capital. All 4 plots are wealth, but only that wealth which can be used in the production is a capital. Wealth can be transferred. You can transfer the ownership to someone else. Wealth can be converted to cash or any resource can be converted into wealth. ये हमने सब चीजें देखी थी. So उन्होंने पूछा है statement related to wealth. Wealth means anything which has market value and can be exchanged for money. I do agree. Anything which has a market value and can be exchanged for money is a wealth. It is external to human being. Yes, it is. When you sell the wealth, you do not sell yourself. Try to understand. When you sell your land, you sell the land, it is external to you. Wealth is not internal. Wealth is external to human being. Correct? Wealth has no utility. No. Wealth actually has a utility. Utility means usefulness. Utility means usefulness. Want satisfying power of a commodity is called as utility. Like wealth has got utility. Then आगे, so मेरे हिसाब से उन्होंने बोला है, क्या पूछा उन्होंने, स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेल्थ. अच्छा, देन आगे, the wealth is a scarce and exchangeable. I do agree. So which is statement related to wealth? Which is statement related to wealth? Wealth means anything which has a market value. A is a statement. I do agree. It is external to human being. Yes, I do agree. D, wealth is a scarce and exchangeable. I do agree. Wealth has no utility. Wealth has got utility. So option A, B and D. A, B and D. Answer is 1. Answer is 1. Answer is 1. आगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट, करें स्टार्ट. ओके, देन ध्यान देना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्पेक्ट्स कंसीडर इन द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में क्या कंसीडर किया जाता है? नेशनल इनकम is money value of final goods and services produced in the territory of the country. इंडिया के टेरिटरी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी मनी वैल्यू को नेशनल इनकम बोला जाता है. नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू और मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन ए ईयर, एक साल के भीतर. ठीक है, सो देखते हैं. Final goods and services are included in the national income. Yes, final goods and services are included. I do agree. Produce goods and the services in a financial year are included in the national income. In a financial year, yes, एक साल के. So that is also correct. Double counting is avoided. Yes, एक चीज दो बार हम कैसे काउंट करेंगे? We will not count one, right? हम एक चीज को डबल कैसे काउंट करेंगे? Tell me. So we avoid double counting. Double counting is avoided. मतलब एग्जांपल, एक कैलकुलेटर आपने प्रोड्यूस किया है, you will not calculate it double. या रॉ मटेरियल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मेजर करते हैं, ध्यान देना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. नेशनल इनकम के लिए हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं. वी डोंट कंसीडर रॉ मटेरियल. वी डू नॉट कंसीडर रॉ मटेरियल. एग्जांपल, फार्मर
cultivates sugarcane, and this sugarcane is being used by sugar factory as a raw material, and sugar factory उससे क्या बनाती है? sugar. So national income में हम sugar cane को लेंगे या sugar को लेंगे? Try to understand. Between sugar cane and sugar, sugar is final goods and service, and sugar cane is intermediate goods or raw material. सर दोनों तो प्रोड्यूस हो रहा है, शुगर केन भी प्रोड्यूस हो रहा है एंड शुगर भी प्रोड्यूस हो रही है, तो सर हमने दोनों लेने चाहिए. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द शुगर केन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द शुगर. जब आप मार्केट में शुगर सेल करोगे तो आप शुगर केन की कॉस्ट रिकवर करोगे. सो द वैल्यू ऑफ द शुगर इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द शुगर केन. सो अगर हम शुगर की वैल्यू लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम शुगर केन की भी वैल्यू लेते हैं, इसलिए हम अलग से शुगर केन की वैल्यू नहीं लेंगे नेशनल इनकम में. अगर हम शुगर केन की भी वैल्यू लेंगे और शुगर की भी वैल्यू लेंगे तो शुगर केन की वैल्यू डबल आ जाएगी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो हिडन इन द वैल्यू ऑफ द शुगर. एंड देयरफॉर वी से we take only final goods and services. We only consider final goods and services while calculating the national income. Clear hai? Another example I can give you, right? Garment industry. Cotton is used, right, to manufacture clothes. So try to understand, जो कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है हम उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में लेंगे या क्लोथ्स की वैल्यू लेंगे? We will take the value of the clothes. We will ignore the value of the cotton produced. Why? Because value of the cotton already gets included in the value of the clothes. Clothes include the value of the cotton. So this is final goods और ये intermediate goods है, raw material है. So national income accounting में या जब भी हम national income calculate करते हैं, we consider final goods and services. हम कौन से goods and services consider करते हैं? Final goods and services, and therefore try to understand, we ignore, right, the raw materials produced in a country. We ignore the intermediate goods produced in a country, otherwise it will result in double counting. National income unnecessary zyada दिखेगी. So that is a point, right? National income 12th में एक अलग चैप्टर है, इन डिटेल में मेथड्स वगैरह सब है आपके सिलेबस में. So पहले तो बात, national income relates to final goods and services. Yes, right, it is related to the financial year. एक साल में कितने final goods and services प्रोड्यूस हुए? Yes. उसके बाद डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड. यस. कैसे? लिख लेना, बाय एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स. बाय एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है, आगे उसके बाद है वैल्यू इज कंसिडर एज पर मार्केट प्राइस. वैल्यू इज कंसिडर एज पर मार्केट प्राइस. यस, आई डू एग्री. राइट, हम मार्केट प्राइस मतलब मनी वैल्यू लेते हैं ना, मनी वैल्यू. मार्केट प्राइस मतलब मनी वैल्यू. So all are the aspects of national income. All are the aspects of the national income. A, B, C, D. Answer is 4. Answer is 4. ठीक है, A, B, C, D. आगे. ठीक है, आगे. ठीक है, नेक्स्ट. कंप्लीट द कोरिलेशन. देखते हैं. नेचुरल साइंसेस इज एग्जैक्ट साइंस. मतलब एग्जांपल फिजिक्स में अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी आएगी. दैट इज एग्जैक्ट साइंस. एक्सेप्ट सलमान खान मूवीज. कोई भी चीज ऊपर भेजो, फेंको, वो नीचे आएगी बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स. So natural sciences are exact science, right? On the contrary, try to understand. Social science is social science is actually, right, is behavioral science or abstract science. Behavioral, लिख लेना, behavioral or abstract, intangible.
Natural science is exact science, social science is abstract or behavioral science. Then physics is in psychology natural science. Physics is exact science. अभी ऊपर लिखा ना हमने. Natural science example is a physics. It is exact science. Psychology is a social science. Again, अर्थशास्त्र कौटिल्य. लाइक जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं हम कौटिल्य की बात करते हैं. अर्थशास्त्र was written by कौटिल्य. Wealth of the Nations was written by Adam Smith. Adam Smith. Next, necessity dash dash comforts washing machine. Necessity dash dash comforts washing machine. आपको वो कंप्लीट करना है, राइट? लाइक आप नेसेसिटी में क्या डाल सकते हो रिलेटेड टू वॉशिंग मशीन, रिलेटेड क्या डाल सकते हो? क्लोथ्स. वॉशिंग मशीन, देखो क्लोथ्स वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन है, तो दैट इज लाइक यू कैन से वॉशिंग मशीन के सिवा भी आप क्लोथ्स, राइट, यू कैन वॉश. कोई ऐसे नहीं कि वॉशिंग मशीन होनी जरूरी है, बट वॉशिंग मशीन मेक्स योर लाइफ कंफर्टेबल. सो रिलेटेड टू वॉशिंग मशीन हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं नेसेसिटी के साथ? क्लोथ्स. क्लोथ्स आर नेसेसिटी, राइट ना? सो लिख लेना क्लोथिंग. ठीक है, आगे आप और फूड दे सकते हो, शेल्टर दे सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो, हेल्थ दे सकते हो. दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नेसेसिटीज: फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ. आगे फ्री गुड्स. फ्री गुड्स की वैल्यू इन यूज होती है. फ्री गुड्स की वैल्यू इन यूज होती है. लाइक ऑक्सीजन, वाटर, दे आर फ्री गुड्स. सनशाइन, दे आर द फ्री गुड्स. वी यूज टू ए ग्रेटर एक्सटेंट. उनकी वैल्यू इन यूज होती है, वैल्यू इन एक्सचेंज जीरो होती है उनकी. ऑन द कॉन्ट्ररी, राइट, इकोनॉमिक गुड्स की वैल्यू इन एक्सचेंज होती है. वैल्यू इन एक्सचेंज. Free goods have value in use. Like sunshine has a value in use, but it is free of cost. Right? Oxygen has value in use. उसका यूजफुलनेस है, बट उसकी प्राइस वैल्यू इन एक्सचेंज जीरो है. ऑन द कॉन्ट्ररी, इकोनॉमिक गुड्स हैव वैल्यू इन एक्सचेंज. उनकी प्राइस होती है, हमें चुकाना पड़ता है वो. आगे वैल्यू इन एक्सचेंज. देन ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स फॉर द गिवन इलस्ट्रेशंस. हमें समझना है वो कंसेप्ट क्या है, ध्यान देना. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट. ठीक है, लेट्स सी. यस, फर्स्ट, माय फादर परचेस्ड. ध्यान देना, माय फादर परचेस्ड टू व्हीलर व्हीकल. दिस हेल्प्स टू फुलफिल माय ट्रैवल नीड्स. माय फादर परचेस्ड टू व्हीलर व्हीकल. दिस हेल्प्स टू फुलफिल माय ट्रैवल नीड्स. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about want. It helps to satisfy my travel needs. We are talking about individual want. हम किसकी बात करें? इंडिविजुअल वांट. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल वांट के बारे में बात कर रहे हैं. My father purchased vehicle and it helps to satisfy my, right, travel needs. So we are talking about a wants of a individual, and therefore this concept relates to individual want. What will you write in the individual wants? Right, you have to write that individual wants are the desires of a specific person, the needs, the expectations of the specific person. ठीक है, so you have to write, you have to write about the want. The study of annual income of a family of a Ramesh. Annual income of a family. हम of annual income of a family लिखा है. Means we are talking about a micro concept.
माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर नेशनल इनकम लिखा होता तो मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट. नेशनल इनकम, income of the nation, that is macroeconomic. Income of a family, microeconomics. Right? हम डिस्कस कर रहे इनकम ऑफ इंडिविजुअल फैमिली. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो what will you talk about microeconomics? You will say micro means the smallest indivisible part. Microeconomics deals with the study of tree and not the jungle. Microeconomics is a microscopic study of the smallest part of the economy. Microscopic study of the smallest part of the economy. We study, like, we divide the economy into like different small parts and we study each part individually. ऐसे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखना होगा. As per data for financial year 18-19, the country's production of goods and services increased by 20%. Country's production increased by 20%. Means we are talking about, right? We are talking about growth. Production increase हुआ है ना? Increase in the production is a economic growth. We are talking about economic growth. देखो हमने सीखा था what do you mean by economic growth and what do you mean by economic development. मैंने ऋतिक रोशन का एग्जांपल दिया था, राइट? इन द मूवी कोई मिल गया, ऋतिक रोशन, राइट, वो मेंटली छोटे बच्चे की तरह रहता है, फिजिकली वो ग्रो हो रहा है. सो वो जो ग्रोथ हो रही है उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, डेवलपमेंट नहीं बोलते. ऋतिक रोशन इज नॉट डेवलप्ड, उसकी ग्रोथ हुई है बट वो डेवलप नहीं हुआ है. सो जब हम बात करते हैं आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे. हम क्वांटिटी की जब बात करते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है मतलब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं. बट जब हम बोलते हैं क्वालिटी इंक्रीज हो रही है तो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं. क्या बोला मैंने? जब हम बोलते हैं, राइट, जब हम बोलते हैं कि ग्रोथ मतलब क्या, क्वांटिटी, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी ग्रोथ की. जब हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ लार्जर कंसेप्ट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ. एग्जाम्पल, कोई कंट्री में आउटपुट ज्यादा है बट द आउटपुट इज ऑफ द बॉम्ब्स, आउटपुट इज ऑफ द you can say guns, etc. But in another country the output is of the infrastructure, output is of the schools, technology parks, SEZs, schools. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां पे बॉम्ब्स वगैरह उनका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, गन्स वगैरह उनका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, वहां पे ग्रोथ है बट वहां पे डेवलपमेंट नहीं है. और जिस कंट्री में, राइट, बेसिक थिंग्स इंप्रूव हो रही है वहां पे हम डेवलपमेंट हो रही बोल रहे हैं. So try to understand, we are talking about the output. So we have to write about the economic growth. Karuna's mother saves rupees 1000 every month out of her given salary. Right? She saves rupees 1000. So we are talking about the savings. हम किसकी बात करें? Savings. Savings is that part of your income which is not consumed. Savings is that part of the income which is not consumed. हम सेविंग्स क्यों करते? टू मीट आवर फ्यूचर wants. Savings help you to satisfy your future wants. So you have to write about the savings. ठीक है? As income increases, जैसे से income increase होगी, savings will also increase. As income decreases, savings will also decrease. Savings will be used to meet the future contingencies. अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, if you require money, savings से आप वो पैसा निकाल सकते हो. ठीक है? Then and savings is second stage of capital formation. हमने कैपिटल फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस सीखे थे, इफ यू रिमेंबर. कैपिटल फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस सीखे थे. देखो, व्हाट इज अबाउट सेविंग्स? इट इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम व्हिच इज सेट असाइड टू सैटिस्फाई फ्यूचर नीड्स
by foregoing current consumption. By sacrificing today, you will save. In other words, savings is that part of the income which is not spent currently on consumption. So you have to write about the savings. Again, Ram's father utilized his provident fund amount to set up grocery store. उनके जो शायद से रिटायर हुए होंगे, रिटायर होने के बाद उनको पीएफ मिल गया, पीएफ में जो पैसा उन्होंने राइट सेव किया था वो उनको मिल गया, एंड नाउ राइट ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस स्टार्ट किया है. मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. उन्होंने जो पैसे सेव किए वो उन्होंने अपने बिजनेस में लगाए. मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एंड he is now doing a business. He being innovative. He is taking risk. So we are talking about entrepreneurship. So there are 4 factors of production. Capital, 4 factors होते हैं प्रोडक्शन के. प्रोडक्शन में 4 चीजें पार्टिसिपेट करती है. एक होता है राइट लैंड, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस. लैंड मीन्स all natural resources above, on or below the surface are natural resources are called as land. दूसरा होता है labor, human, intellectual or physical exertion. Intellectual, mental or physical exertion is called as labor. तीसरा होता है capital, artificial things जो प्रोडक्शन में यूज किया जाता है. मनी, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, राइट, vehicles, computers, artificial things which are used in a business are capital. Human made, man made things. And last hota hai the risk that owner takes, entrepreneurship. So you have to write about capital and entrepreneurship. ठीक है? Then आगे I will also share the answer, don't worry. I will share the photos. मेरे पास है तो मैं आपके साथ इनके आंसर्स भी शेयर करूंगा, डोंट वरी. अभी समझ लेना. आई विल शेयर द आंसर्स, डोंट वरी. आंसर द फॉलोइंग. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वेल्थ. आपके टेक्स्ट बुक में भी आप वहां से भी देख सकते हो. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेल्थ? लेट मी टेक यू थ्रू दैट. वेल्थ, yeah, these are the features of the wealth. Wealth has a utility, means wealth is a useful. I can use my wealth to satisfy my human wants. क्यों लोग wealth इकट्ठा करते हैं? Why they accumulate the wealth? Because it has got utility, usefulness. Wealth is used to satisfy human wants. Utility है, usefulness है. Wealth is a scarcity. Wealth is not abundantly available. वो scarce है, इसलिए सबके पास नहीं होती, एंड इसलिए उसकी वैल्यू है. जो चीजें इजीली अवेलेबल नहीं होती उनकी वैल्यू ज्यादा होती है. सो वेल्थ इज स्केयर रिसोर्स. ट्रांसफरेबल है. आई कैन ट्रांसफर माय वेल्थ इन योर नेम, यू कैन ट्रांसफर योर वेल्थ इन समवन एल्स नेम. इट इज एक्सटर्नल, एंड द लास्ट वन, इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बीइंग. व्हेन यू सेल द वेल्थ, you sell wealth and you do not sell yourself. Try to understand, it is external to you. So these are the features of the wealth. क्या क्या? Wealth has got utility, वो useful होती है, वो scarce है, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड फोर्थ वो एक्सटर्नल है. वो क्या है? एक्सटर्नल है. सो देयर आर द 4 फीचर्स ऑफ द वेल्थ. नेक्स्ट आगे, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट. वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, अनलिमिटेड. दे आर अनलिमिटेड इन द नेचर. अनलिमिटेड वांट्स होते हैं. सेकंड, वो अल्टरनेटिव होते हैं. मतलब मैं तो एक अल्टरनेटिव वांट्स होते हैं. मतलब if I have 2 to 3 4 wants, I can alternate. Like example, I am thirsty, so I can have juice, I can have water, I can have cold drink, right? Alternative है. Competitive होते हैं bonds. Competitive मतलब like example, right? Competitive means substitutes. Alternative or competitive. Bonds are alternative or competitive. Then
They are recurring in the nature. Some wants are recurring, like hunger is a recurring. Some wants are non-recurring. आप एक जनरली एक बार आप फ्लैट लेते हो तो जनरली आप एक बार लेते हो तो बाद में नहीं लेते. दे आर नॉन रिकरिंग एग्जाम्पल. आपने 10th पास की, एक ही बार पास करते हो, हर बार थोड़ी करते हो. रिकरिंग नहीं होती है वो, नॉन रिकरिंग एग्जाम्पल. Wants are, try to understand, right? Some wants become habit. Some wants become habit. So characteristics of want यहाँ पे दिखेंगे आपको. यहाँ पे कहाँ पे रहेंगे? या characteristics of want देखो, economic and non-economic wants. Some wants are economic, some wants are non-economic. Like example, economic wants, you want to purchase something, you want to sell something, that is economic wants, which can be expressed in terms of money, right? Economic wants are those where money transactions is involved. आपको यह purchase sell करना पड़ेगा. Non-economic wants, like you want someone to take care of you, it is non-economic want, right? Non-economic wants are those which can be satisfied without making monetary payments to them, like air, sunshine, etc. Individual wants versus collective wants. Individual wants is a want of an individual. Collective want is a want of the individuals put together. Then collective want is also called as social want. Then wants can be divided into necessities, comforts and luxuries. Some wants are satiable, some wants, right? मैंने आपको लिख के भी दिया होगा if you remember. Wants के features. There are many features basically. हाँ देखो, यहाँ कहाँ पे तो रहेगा. These are the additional features of the wants. Changes with the intensity. If intensity high, want, right? Each want is fully satisfiable at a given point of time. कोई भी एक want एक time पे हम satisfy कर सकते हैं. सब wants को satisfy करना मुश्किल होता है. All wants put together हम fully satisfy नहीं कर सकते. But एक एक want को हम satisfy कर सकते हैं. Wants are competitive, like tea versus coffee, Bisleri versus Aquafina. Then wants are complementary, like हमें चाय के साथ बिस्कुट चाहिए. Example. समझ में आ रहा है? Then some wants are complementary. Wants changes as time changes और place changes. जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होता है, लाइक छोटे बच्चों को क्या चाहिए? साइकिल चाहिए. जब आप कॉलेज में जाते हो यू वांट बाइक, एंड जब आप सीनियर सिटीज होगे तो आप एक्टिवा वगैरह प्रेफर करोगे. एज टाइम चेंजेस वांट चेंजेस, एज प्लेस चेंजेस वांट्स आल्सो चेंजेस. Want changes with the person to person, right? Wants become habit and customs. So these are some of the features of the want, characteristics of want. Next, then state with reason whether you agree or disagree with the following statement. I will discuss it, I will share the answer, so don't worry. खाली समझ लेना. All wants can be satisfied at a time. At a time, all wants, no, I do not agree. Do not agree. It is not possible to satisfy all wants at a given point of time. I can satisfy individual want at a given point of time. एक किसी भी want को हम fully satisfy कर सकते हैं, सबको एक साथ नहीं कर सकते. Because the resources which are required to satisfy the wants are limited. Even those resources have alternative uses. So I cannot satisfy, try to understand, right? I cannot satisfy all wants at a given point of time. I disagree, and right, ये मैं एग्री करता हूं इंडिविजुअल वांट के लिए. आई डू नॉट एग्री विद द ऑल वांट्स पुट टुगेदर. ह्यूमन वांट्स चेंज, ह्यूमन वांट्स चेंजेस एज पर सीजन्स एंड प्रेफरेंसेस. यस, आई एग्री. आपको एग्जांपल भी देना होगा. एज सीजन चेंजेस, लाइक ड्यूरिंग समर यू वांट कोल्ड ड्रिंक. ड्यूरिंग विंटर यू वांट like coffee or tea, hot drinks. During rainy season you want something like coffee or tea, right? During summer you want ice cream. You don't require ice cream in the winter or rainy season. So जैसे season change हो गया, the wants also changed for the same person, and preferences के हिसाब से भी उसकी want change होती है.
जैसे प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगे, बॉन्ड्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. लाइक एग्जांपल, अगर आप कुछ ही अच्छे एकदम आप किस लोकेलिटी में रहते हो वैसे आपका बॉन्ड चेंज हो जाते हैं. इफ यू लिव इन वेरी स्टैंडर्ड सोसाइटी, योर प्रेफरेंसेस विल चेंज. यू विल रिक्वायर ओनली फोर व्हीलर टू ट्रैवल. बट अगर एक नॉर्मल सोसाइटी में रहते हो तो वहां पे टू व्हीलर से भी काम चल जाएगा. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सो आई डू एग्री विद दिस because wants changes from time to time, want changes from place to place, want changes for person to person. Value in use and value in exchange are same. No, I do not agree. ध्यान देना क्या लिखना है. Value in use is utility. Value in use is utility. Utility means value in use. I am talking about utility मतलब usefulness. Value in use is usefulness. बराबर. Value in exchange is a price. लाइक एग्जाम्पल डायमंड. आप एग्जाम्पल देना है वाटर डायमंड. आपका एग्जाम्पल देना है वाटर एंड डायमंड का. वाटर एग्जाम्पल फर्स्ट. वाटर, वाटर हैज ए हाई वैल्यू इन यूज. वाटर हैज हाई वैल्यू इन यूज बट वेरी लेस वैल्यू इन एक्सचेंज. उसकी प्राइस बहुत कम होती है बिकॉज इट इज नॉट स्केयर, इट इज इजीली अवेलेबल. और दूसरा एग्जाम्पल देना है डायमंड. डायमंड हैज गॉट high value in exchange even if it has no value in use or it has very less value in use. हमें डायमंड की जरूरत नहीं है फिर भी उसकी प्राइस ज्यादा है. उसका यूज कम है बट उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है बिकॉज इट इज स्केयर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो मार्केट में जो गुड्स की प्राइजेस होती है ना, सर्विसेज की प्राइजेस, इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द यूज, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी. डायमंड उसका यूज नहीं है बट वो इजीली अवेलेबल होता नहीं इसलिए उसकी प्राइस ज्यादा है. सो वैल्यू इन यूज इज यूटिलिटी, वैल्यू इन एक्सचेंज इज द प्राइस एंड बोथ आर नॉट सेम. वैल्यू इन यूज इज राइट. लाइक वाटर के केस में द कमोडिटीज विच हैव हाई वैल्यू इन यूज बट आर इजीली अवेलेबल लाइक वाटर हैव लेस वैल्यू इन एक्सचेंज. क्या बोला मैंने? कमोडिटीज लाइक वाटर विच हैज हाई वैल्यू इन यूज but easily available have less value in exchange. On the contrary, commodities like diamond, which has very less value in use, but they are not easily available and therefore they command higher value in exchange. ये उसका आंसर रहेगा. So therefore they are different. आगे. And the last one था explain the basic concepts of macroeconomics. Macroeconomics से कोई concepts थे. यहाँ पे लास्ट वाला था देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये वाले थे. नेशनल इनकम, यू हैव टू टॉक अबाउट द नेशनल इनकम. ये लिखना है आपको. नेशनल इनकम इज अ, मैंने उस दिन डेफिनेशन लिखी थी. इट इज नेशनल इनकम इज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री विद इन ए ईयर. यहाँ पे लिखा है देखो, टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज ए नेशनल इनकम. देन यू हैव टू टॉक अबाउट द सेविंग्स. Savings is that part of the income which is not consumed. Investments, right? When the amount saved is right invested. Creation of the capital asset through mobilization of the savings. Savings को बैंक को देना. People will save their money in the banks and banks will give that money to the businesses and businesses will invest that. So वो होता है आपका right. वो होता है आपका क्या, राइट? इन्वेस्टमेंट. यू हैव टू टॉक अबाउट द ट्रेड साइकिल. मैंने आपको सिखाया था उस दिन ट्रेड साइकिल, राइट? द फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड एज ट्रेड साइकिल्स. कभी ग्रोथ होगा, कभी डाउनवर्ड होगा, कभी ऊपर जाओगे, कभी नीचे आओगे, उसको बोलते हैं राइट ट्रेड साइकिल्स. सो ट्रेड साइकिल्स में इन्फ्लेशन, व्हेन द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. एंड उसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है डिप्रेशन. जब प्राइसेस डिक्रीज होते हैं उसको बोलते हैं डिप्रेशन. ठीक है? देन ups and downs in the economy is called as trade cycles, or fluctuations in the economy is called as trade cycles. Then you have to explain economic growth and economic development. Economic growth is
क्वांटिटेटिव डायमेंशन, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट द क्वालिटी, क्वालिटेटिव डायमेंशन। इकोनॉमिक ग्रोथ कितना प्रोड्यूस हुआ इसके बारे में बात करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका क्वालिटी क्या है वो बात करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड्स, सॉरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ प्लस सम क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स। सो वही है, राइट? आपको वो एक्सप्लेन करना है। क्या लिखा है? द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जनरली ये जो टेबल है, ये टेबल आपका अच्छा होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? सो आपको कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, नथिंग एल्स, ठीक है? लेट मी चेक। ठीक है, आई विल शेयर द आंसर्स टुनाइट। मेरे पास है एक्चुअली ये नोट्स, हम प्रिंट करते हैं एवरी ईयर। आई विल शेयर यू स्क्रीनशॉट्स, मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा, राइट? सो आपके पास उसके आंसर्स रहेंगे। मैं ठीक से यहाँ पे अपना इस उसको थोड़ा स्क्रीनशॉट क्रॉप वगैरह करके आपके साथ उसके आंसर शेयर करूंगा, ठीक है? सो आपके पास एग्जैक्ट आंसर भी रहे। मेरा मुझे डिस्कस करने थे आंसर्स। अच्छा, अब मनी चैप्टर्स के आंसर वी विल डिस्कस टुमारो। मनी चैप्टर के आंसर्स हम कल डिस्कस करेंगे, तो फिर हम संडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो आज हमने फर्स्ट चैप्टर के आंसर डिस्कस किए। टुनाइट आई विल शेयर इवन आंसर्स, मैं उसके आंसर्स भी शेयर कर दूंगा इवनिंग में, मेरा इवनिंग के लेक्चर सुनने के बाद। और कल हम मनी चैप्टर्स के आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है? किसी के डाउट्स हैं? अच्छा, प्लीज अपलोड अकाउंट्स लेक्चर एंड इकोनॉमिक्स लेक्चर। आई विल अपलोड। मैंने वो अपलोडिंग को लगाई, टेक्स टाइम मैंने लगा के रखे है, ठीक है? इवनिंग तक आपको लेक्चर्स आप चेक कर लेना, इवनिंग तक अपलोड हो होंगे। चलो, थैंक यू।